हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किए हो और अपनी इनकम को सेक्शन 44 एडी, एडीए या एई में आईटीआर 4 में आप रिपोर्ट करने जा रहे हो, तो आपको अपडेट करना होता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। बैलेंस शीट में आपको एक नया आइटम मिलेगा जो कि इस बार से ऐड किया गया, वो है इन्वेस्टमेंट का। अब कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या इन्वेस्टमेंट को आईटीआर 4 में डिक्लेयर करना कंपलसरी है। आज के इस वीडियो में इस पे ही हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जब आप बैलेंस शीट को अपने ओपन करते हो तो यहाँ पे जो पहले से पॉइंट चला आ रहा है, जैसे यहाँ पे E15 हो गया या फिर E19 हो गया, E20, E21, E22, ये जो आपके आइटम्स होते थे बैलेंस शीट के, इसको आपको आईटीआर में दिखाना कंपलसरी होता था। अब जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या होता था कि आप एस्टिमेटेड बेसिस पे अपनी फिगर्स को यहाँ पे डाल देते थे, अपनी आईटीआर को आप फाइल कर देते थे। वैसे सेक्शन 44 एडी, एडीए या फिर एई में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता था कि यदि आपके पास अमाउंट होता था तो आप इंटर कर देते थे, नहीं होता था तो आप जीरो भी इंटर करके क्या करते थे, अपनी आईटीआर को आप फाइल कर देते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि ये जो भी पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो फिक्स्ड एसेट्स वाला आइटम है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी पहले होता था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, दो पार्ट में कर दिया। यहाँ पे अब इन्होंने जोड़ दिया E18A और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऐड किया, वैसे तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंडेटरी इन्होंने नहीं किया है। आप यहाँ इंटर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? यदि कोई पर्सन यहाँ पे जीरो ही डाल करके अपनी आईटीआर को फाइल कर देगा तो फिर डिपार्टमेंट को यहाँ पे इंटर करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब आपके आईटीआर में जो भी इनकम आप रिपोर्ट करोगे और जो आपकी एआईएस और टीआईएस है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की फिगर आप डालोगे, ये सब अब ऑटो ट्रैक होने वाला है, ऑटो रिकंसाइल हो। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जीरो रख देता है और उसका एआईएस टीआईएस का डेटा कुछ और बोल रहा है, इनकम कुछ और बोल रही है, उस पर्सन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो रेड मार्क में पॉइंट है ना, यदि आप आईटीआर फॉर्म को भी ओपन करोगे ना, तो यहाँ फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस में आप आते हो तो यहाँ पर आपको नोट में मेंशन किया रहेगा कि E15, 19, 20, E21, 22 आर मैंडेटरी एंड अदर्स इफ अवेलेबल। जो अदर फिगर है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने रखा हुआ है या फिर जो फिक्स्ड एसेट्स है, यदि आपके पास अवेलेबल तो आप इंटर करो। अब किसी पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट का फिगर्स अवेलेबल है लेकिन वो इंटर नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ये कंपलसरी तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है? अब सेक्शन 44 एडी हो, एडीए हो या एई हो, ठीक है, अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में मान लो कि आप सेक्शन 44 एडी में अपनी इनकम रिपोर्ट करने जा रहे हो, तो देखो आईटीआर में आपको क्या बोलता है कि आपको मिनिमम 6% अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है यदि आप डिजिटल मोड में अपनी टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू आप कर रहे हो। और यदि आप कैश में टर्नओवर जनरेट कर रहे हो तो उस केस में 8% आपको मिनिमम डिक्लेयर करना है। अब आपके लिए आसान तरीका हो जाता है कि यार ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नहीं है और मिनिमम हमें क्या करना है, 6%, 8% का इनकम डिक्लेयर कर देना है। तो ऐसा करते हैं कि जो एक्चुअल हमारी प्रॉफिट है उसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, 6% या फिर 8% की मिनिमम प्रॉफिट को डिक्लेयर करके हम अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे। आपने आईटीआर में मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर कर दी, जबकि आपका जो प्रॉफिट एक्चुअल है वो कहीं ज्यादा है। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका 10 से लेके 15% तक का मार्जिन है, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करो तो 20 से लेके 25% तक की मार्जिन है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है 6% और 8% का, सिर्फ आप वही डिक्लेयर कर रहे हो और अपनी आईटीआर को आप फाइल कर रहे हो। और जो बैलेंस शीट का पोर्शन है उसमें भी आपने जो मैंडेटरी वाले पॉइंट्स थे उसमें आपने जीरो डिक्लेयर कर दिया। हालांकि असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको बैंक की डिटेल्स तो 100%, जितने भी बैंक्स आपके ऑल ओवर इंडिया में हैं, सभी का बैलेंस आपको 31 मार्च 2026 को टोटल करके बैंक में डालना कंपलसरी है, उसको आप जीरो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है, मान लो कि उसको आपने छोड़ दिया, उसमें कुछ आपने एंट्री की ही नहीं, ठीक है, अब यहां पे देखो किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। यहां पे मान लो कि आपने ग्रॉस टर्नओवर या रिसीट आपने डिक्लेयर किया और 100% बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके ट्रांजेक्शन हुए, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन आपने कर लिया और यहां पर आपने इनकम डिक्लेयर कर दी, 6% मिनिमम आपने डिक्लेयर कर दिया, आपकी इनकम आ गई यहां पे 6 लाख रुपीस की। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की कि हम इन्वेस्टमेंट में अमाउंट को डिक्लेयर ना करें तो क्या होगा। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो अब आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, ऑटो ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये सारा पोर्टल एआई बेस्ड हो चुका है, तो सारी चीजें ऑटो ट्रैक हो रही हैं। मान लो कि आपने फाइनेंशियल 25-26 में एफडी करा रखी है 15 लाख रुपए की, ये रिपोर्ट हो गया। म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट में आपने 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये भी रिपोर्ट कर दिया गया इन एंटिटीज के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये भी रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट के द्वारा रिपोर्ट कर दिया गया 10 लाख रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने की आ गई, 50 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ गई। लेकिन आप इनकम कितनी डिक्लेयर कर रहे हो, सिर्फ 6 लाख रुपीस की इनकम डिक्लेयर कर रहे हो। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, सब कुछ ऑटोमेशन हो चुका है, एआई करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके आईटीआर में इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीस की है, और आपके टीआईएस में जो ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किएंगे आपके पैन नंबर के थ्रू। अब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत ये सूचना चली जाएगी कि भाई इस पर्सन ने 6 लाख की इनकम डिक्लेयर की है, और जबकि इसकी इन्वेस्टमेंट जो टीआईएस बोला, एआईएस बोला 50 लाख रुपए का। ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, सिंस कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है ईमानदारी से E18A में अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया, ये सोच करके ये ऑप्शनल है, इसमें डालने से कुछ नहीं होगा, तो अब आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन को किस नजरिए से देखता है, उसको लगता है कि इस पर्सन का सिर्फ 6 लाख रुपीस ही इनकम है जो उसने आईटीआर में रिपोर्ट की हुई है, और 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। यहां पर आपकी आईटीआर डाउटफुल मोड में चली जाती है। अब नॉर्मली होता है कि यदि आपको ये पैसा गिफ्ट में मिला है, या फिर इनहेरिटेंस में मिला है, या फिर आपने लोन लेकर के पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो इन सब की डिटेल्स आपको आईटीआर में देनी पड़ती है, और आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पैसा आपका नहीं था। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, और आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिए, 6 लाख सिर्फ आप इनकम डिक्लेयर करिए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये पर्सन जो है टैक्स की चोरी कर रहा है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन्स को फ्लैग कर सकता है, उसको लगता है कि ये पर्सन जो है अपने इनकम को एस्केप कर रहा है, तो इस केस में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का केस चल सकता है, और यहाँ पे इंक्वायरी आ सकती है सेक्शन 148 280 में, क्योंकि यहाँ पे 44 लाख की डिस्क्रिपेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नजर आ रही है आईटीआर में। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट ऐड किया गया है दोस्तों आइटम्स, उसको आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। भले ही वो कंपलसरी ना हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। आपको भी नहीं पता है कि आपके टीआईएस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। फाइनली आप जो है क्या करते हो, आईटीआर फाइल करते समय ही आप उसको देखते हो। बहुत सारे लोग उसको बिना देखे ही आईटीआर अपनी भर देते हैं। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल करना है। इन्वेस्टमेंट कॉलम में आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के अमाउंट को डिक्लेयर कर दो। अब देखो यहाँ पे जो आप परचेस कर रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, या फिर जो 31 मार्च को आपकी शेयर होल्डिंग है, जो स्टॉक्स आपने नहीं बेचा है, उसको आपको डिक्लेयर करना है। फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा आप डिक्लेयर कर दो। क्रिप्टो करेंसी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब आप चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सभी को ऐड करके आपको इन्वेस्टमेंट में शो कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं शॉप है, ऑफिस है, या फ्लैट है, कार, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब इन्वेस्टमेंट में हम शो कर दें, लेकिन इसको आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं शो करना, इसको आपको फिक्स्ड एसेट्स में शो करना है। यदि आपके पास थोड़ी बहुत भी यदि इसकी अकाउंट है या बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन कर रखा है, तो आपको शो कर देना वहां। वैसे अब इस बार जिस तरीके से बैलेंस शीट में चेंजेस किए जा रहे हैं, अब आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, भले ही आप रफली बनाओ, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जो भी आप वैल्यू दिखा रहे हो उसको कॉस्ट पे आपको डिक्लेयर करना है, मार्केट वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी है। जैसे मान लो कि आपने कोई शेयर जो है 1 लाख रुपए की आपने बाई की थी कुछ साल पहले, और अभी उसकी वैल्यू मान लो 50 लाख रुपए हो गई, तो आपको 50 लाख वाली वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी, आपको सिर्फ 1 लाख ही रुपए ही डिक्लेयर करना है। यदि आपने इसको बेचा नहीं है तो, या 25-26 में आपने खरीदा हुआ है 10 लाख का, तो आपको 10 लाख ही उसको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एक्चुअल प्रॉफिट ही आईटीआर में डिक्लेयर करनी है। आप 6% 8% के चक्कर में आप ना पड़ो, ये गवर्नमेंट का अपना बेसिक चीज है, इसमें फंस सकते हो आप। इसके बाद आपको एक रफ बैलेंस शीट अपना जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और आईटीआर भरने से पहले आपको एआईएस टीआईएस अपना जरूर चेक करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी अपडेट करना है और आईटीआर फाइल करना है। होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।